क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ जाने से कोई देश डेवलप्ड बन जाता है? अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर दुनिया में इतनी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ग्लोबल डिवाइड क्यों है? आखिर क्यों कुछ देशों के पास एक्सट्रीम वेल्थ है, जबकि कुछ देश आज भी बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट में मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम MPS 003 का यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट। इस यूनिट में हम समझेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी बढ़ना होता है या इसके अलावा भी कुछ होता है। रियल की डेवलपमेंट तब मानी जाती है जब सोसाइटी के हर वर्ग को समान अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। तो अपना पेपर पेन लेकर बैठ जाओ। इस लेक्चर में हम डेवलपमेंट को केवल इकोनॉमिक्स से नहीं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। लास्ट तक इस लेक्चर को देखना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पेपर पेन लेकर बैठो, अपने नोट्स खुद बनाओ। ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट मोमेंट जब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हो आपके पास नोट्स ही ना हो। तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए प्लीज। तो यूनिट 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। तो ये पार्ट 1 है क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट। तो इंट्रोडक्शन क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज जो है, इसमें बताते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल या मनी से ही नहीं होती है। मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों को मिलाकर जो होती है वही असली डेवलपमेंट है। बहुत सारे आर्ग्यू किए गए हैं इसमें कि डेवलपमेंट मेयरली अबाउट इंक्रीजिंग नेशनल इनकम नहीं होती है। मतलब सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ जाना, रेवेन्यू आना, जीडीपी बढ़ जाना ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होती है, बट आल्सो power relations, distribution of resources, social justice, institutions and historical conditions इसमें शामिल होती है। कि हम पहले कोई गुलाम तो नहीं रहे हैं, गुलाम रहे हैं तो कितने साल रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आया, हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है या कुछ कम्युनिज्म है, सोशल जस्टिस कैसा है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, क्या ऐसा है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, इनइक्वालिटी है उसमें, पावर रिलेशन क्या है। तो ये सब मिलकर ही डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। सिर्फ एक फाइनेंशियल या इन नेशनल इनकम, रेवेन्यू बढ़ जाने से या जीडीपी बढ़ जाने से डेवलपमेंट नहीं होती। अगर इंडियन एक्सपीरियंस देखें तो हमारे यहाँ रियलिटी बहुत ही क्लियर है। एक वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हम लोग, जिसमें बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्योंकि हम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। हमारे यहाँ भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट एक सिग्निफिकेंस सेक्शन आज भी हमें दिखाई दे रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जो जा रही है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत है। तो बहुत सारी बड़ी एक पॉपुलेशन का हिस्सा आज भी गरीबी में जी रहा है, और सेम टाइम बहुत सारे सेक्शंस बहुत पैसे को एंजॉय कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है उनका। दिस रिफ्लेक्ट्स द एक्सट्रीम कंट्रास्ट विद इन सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीम कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। तो इंडिया का एक्सपीरियंस हम देखें तो क्या है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। बट दो एंड पॉइंट्स हमें दिखाई देते, एक तरफ पॉवर्टी है और एकदम एक्सट्रीम रिचनेस भी है। अंबानी को अगर किसी से कंपेयर करते हो तो आपको दिखाई देगा कि कितना अमीर है वो, और उसके मुकाबले में बहुत सारे लोग बहुत गरीब भी हैं। तो एक्सट्रीम कंट्रास्ट हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में हमें दिखाई देता है। तो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है इंडिया में, वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आया। मतलब हमने ब्रिटिशर से जो सीखा, उस टाइम में जो किया, वो ही हमें इन्फ्लुएंस करता रहा।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो उस पीरियड में हमारा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। वो लोग यहाँ पे से रॉ मटेरियल को ड्रेन करते थे, अपने कंट्री में लेके जाते थे, अपनी इंडस्ट्रीज में फाइनल गुड तैयार करते थे और फिर वो हमारे देश में उसको बेचने के लिए ले आते थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थी तो बिक तो जाता था उनका। तो उस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई प्रोग्रेस नहीं करी थी हमारे यहाँ। ब्रिटेन की प्रोग्रेस हो रही थी, इंडिया की कोई डेवलपमेंट थी ही नहीं। पर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने प्लान डेवलपमेंट इकोनॉमी को अपनाया, जिसमें 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे ताकि हम लोग गरीबी से, इनइक्वालिटी से, जो हम बैकवर्ड हैं उससे, या फिर और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस उस वक्त आ रहे थे उन सब से निपट सके, उन सब का सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो ये अप्रोच ये आर्ग्यू करती है कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से नहीं समझी जा सकती, इकोनॉमिक स्टैट से नहीं समझ पाएंगे हम, उसके लिए हमें बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारे इकोनॉमिक के बारे में दे रहे थे वो हमारी डेवलपमेंट नहीं थी। और चीज़ें क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, हम कितने साल कॉलोनियल रूल में रहे हैं, कॉलोनियल लेगेसी कैसी थी, उन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे कैसे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज कितनी हैं, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मतलब आपने देखा होगा कि जिनके पास पूरे साधन है वो लोग तो पैसे को अट्रैक्ट, मतलब चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर रहा है, और उनके पास पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। स्टेट की पॉलिसीज कैसी हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम क्या है हमारा, मतलब ग्लोबली हम कैसा ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज का ट्रेड कर रहे हैं, उससे कितना फायदा हो रहा है। तो की फीचर्स क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के। तो जो इकोनॉमी अप्रोच है उसके साथ पॉलिटिक्स को इंक्लूड करके ही हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो की फीचर्स क्या है, डेवलपमेंट दोनों तरह से होगी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस से। जो हमारे गरीबी है वो किस वजह से है हमारे पास, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अवसर हैं, मौके हैं, उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कुछ लोगों को बहुत सारे अवसर भी मिलते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो पॉवर्टी उसी की वजह से है। हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो रहा वो आज हमारी डेवलपमेंट को डिसाइड करता है। स्टेट की पॉलिसी इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक आउटकम, मतलब स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमें रेवेन्यू भी आए, इकोनॉमिक आउटकम्स हमें दिखाई दे। तो डेवलपमेंट क्या है, पीपल्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए होती है, सिर्फ नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए नहीं होती है। सेकंड इसका पार्ट आ रहा है ग्लोबल डिवाइड। डिवाइड क्या होता है कि हम बटे हुए हैं। तो एक सेंट्रल कंसर्न है पॉलिटिकल इकोनॉमी का कि ग्लोबल जो डिवाइड है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में वो कैसी है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्लोबल डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ कंट्रीज बहुत डेवलप्ड है और कुछ कंट्री अब स्टिल डेवलपिंग कंडीशंस में है। तो आप मुझे आंसर जरूर करिएगा कमेंट में कि इंडिया किस पोजीशन में है, डेवलप्ड है कि डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। आज वर्ल्ड में हम देखें तो बहुत सारी इनइक्वालिटी हमें दिखाई देगी। कुछ कंट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस इंडस्ट्रीज हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जबकि कुछ अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, बीमारियां हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो हमें ये जो दो बिल्कुल चीजें दिखाई दे रही है जिनके बीच में एक इतना गैप है, वही ग्लोबल डिवाइड कहलाता है। ट्रेडिशनली जो ये डिवीजन है वो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में गैप, इंडस्ट्रियलाइज्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो गैप है। इंडस्ट्रियलाइज्ड तो वहीं इंडस्ट्रीज तो वहीं पे डेवलप होंगी जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, जहाँ पर एडवांस इंडस्ट्रीज होंगी, और इतना सब कुछ होगा तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई होगा। बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इसके ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ना इंडस्ट्रीज हैं ना टेक्नोलॉजीज हैं। नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस समझ लो, रिच और पुअर कंट्रीज का डिफरेंस समझ लो। तो ये टोटल डिवीजन जो है हमें ये दिखाई देता है।
तो ये डिफरेंसेस जो सिंपली जियोग्राफिकल नहीं है, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं है, ये सिर्फ नॉर्थ है साउथ है, नहीं, उनके बीच में डेवलप्ड और डेवलपिंग है, इंडस्ट्रियलाइज्ड और अंडर डेवलप्ड है, रिच पुअर है। तो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं। रीज़न क्या है ग्लोबल डिवाइड का? कॉलोनियलिज्म। मतलब जो कंट्रीज ज़्यादा टाइम में किसी कंट्री के गुलाम रहे थे, तो ग्लोबल डिवाइड होगा, क्योंकि वहाँ पे अपनी तो कोई ग्रोथ हुई नहीं, कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, ना टेक्नोलॉजी आई नई, ना इंडस्ट्रीज लगाई गई। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज थी, मतलब उनके गुलाम थे। तो कॉलोनियल रूल क्या करते थे, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, ड्रेन कर लेते थे। जिन कंट्रीज पर भी वो अपना प्रभाव जमाते थे या जिनको अपने रूल के अंदर ले लेते थे, उनके यहाँ से रॉ मटेरियल अपने यहाँ ले जाते थे, लेबर से अपना काम करवाते थे। लोकल इंडस्ट्रीज को वो बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते थे। तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि जो फॉर्मर कॉलोनीज थी एंटर्ड इंडिपेंडेंस विद वीक ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब जो भी कंट्रीज आज़ाद हुई उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत वीक रह गया था, क्योंकि उनको पनपने तो दिया ही नहीं गया। उनके यहाँ बेस्ट रॉ मटेरियल थे जिनको वो अपनी कंट्री में ले गए, अच्छे काम करने वाले लेबर थे उनसे अपना काम करवाया, इंडस्ट्रीज को पनपने ही नहीं दिया गया। तो क्या है, जो ऐसी कॉलोनीज जो बाद में इंडिपेंडेंट होने वाली थी, वीक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के साथ आई। सेकेंड था अनइक्वल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट प्राइमरली उन चीज़ों का करते हैं जो बेसिक नीड्स की होती हैं, मतलब प्राइमरी कमोडिटीज होती है, रॉ मटेरियल टाइप कमोडिटी होती है जिससे फाइनल गुड बनाया जाएगा। जबकि डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी इनका करती है। मतलब इंडिया अगर डेवलपिंग कंट्री है तो हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? राइस कर दिया, वीट कर दिया, मतलब हम लोग ये तो नहीं है कि मशीनें कहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो हम तो खुद इंपोर्ट करते हैं उनको। तो हम प्राइमरी कमोडिटी वो होती है जिनसे सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाए जाएं जो कि एंड कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा। तो हम प्राइमरी कमोडिटीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है सिर्फ उनको ही एक्सपोर्ट कर पाती है, और डेवलप्ड कंट्री तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है उनका, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो वो लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और मैन्युफैक्चर्ड गुड होंगे उनका प्राइस बहुत हाई होता है, तो इन उनके पास इकोनॉमी बहुत स्ट्रोंग हो जाती है उनकी। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है, ग्रेटर इकोनॉमिक एडवांटेज उससे लेते हैं, वो बहुत अमीर होते जाते हैं। थर्ड आता है टेक्नोलॉजिकल गैप। रिच कंट्रीज जो होते हैं हैवीली किस में इन्वेस्ट करते हैं? रिसर्च में, एजुकेशन में और इनोवेशन में। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं वो रिसर्च में, एजुकेशन में, इनोवेशन में इतना नहीं कर पाते। अगर मैं इंडिया की बात करूं, जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया का पार्टिसिपेशन सिर्फ 2%, जबकि हाईली पॉपुलेटेड, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेटेड कंट्री है हम लोग। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ही कंट्री की है और हम रिसर्च में कितना इन्वेस्ट करते हैं? 2%। पुअर कंट्रीज ओफन डिपेंड ऑन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग जैसे या पुअर कंट्रीज की बात करें तो उनको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो उन्हीं पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल गैप बना रहता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो अकेले हैं वो डेवलपमेंट नहीं करवा सकते। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज तो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं जो पुअर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, करप्शन बहुत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अनइक्वल ऑनरशिप ऑफ वेल्थ है। अनइक्वल ऑनरशिप वेल्थ क्या, कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम गरीब हैं। तो
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, अब डेवलप्ड कंट्रीज की विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, यहाँ पे हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। आप मुझे 2 कंट्रीज का नाम बताना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कमेंट में बताना, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर क्या क्या आप कंपैरिजन कर पाओ। हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पे, हाई पर कैपिटा इनकम होती है, उनकी एजुकेशन बेटर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर है, प्रोडक्टिविटी उनके बहुत हाई है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पॉवर्टी है, भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, और इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया इन दोनों में से किसके बीच में आता है बताइएगा। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर हम इसकी देखते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी आर्ग्यू करती है कि ग्लोबल डिवाइड नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया है ग्लोबल डिवाइड। और बनाया किस चीज़ से गया, हिस्टोरिकल प्रोसेस से बनाया गया कि कॉलोनलिज्म जो था, हम लोग गुलाम हुए तो हम ऑटोमेटिकली ये गैप आ गया, अनइक्वल ट्रेड, हम ट्रेड में भी अनइक्वालिटी रहती है, ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये गैप किस लिए आ रहा है, इन चीज़ों से आता है कि कॉलोनलिज्म के अंदर रहे होंगे वो ट्रेड उतना नहीं कर पाते हैं, ग्लोबल कैपिटलिज्म में अपनी पोजीशन नहीं बना पाते हैं पूंजीवाद में, क्योंकि पैसा होना चाहिए उसके लिए, ग्लोबल कैपिटल के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, उतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए होना चाहिए। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इनकम इकोनॉमिक पावर। तो पॉवर्टी ऑफ इनकम कंपैरिजन, पॉवर्टी ऑफ इनकम को हम कंपेयर करते हैं तो ट्रेडिशनल जो इकोनॉमीज थी, इकोनॉमिक्स था, वो क्या था, ऑफन पॉवर्टी ओनली थ्रू इनकम लेवल। हम पॉवर्टी को सिर्फ इनकम लेवल से मेजर करते हैं, बट पॉवर्टी के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। सिर्फ इनकम कम है इसीलिए कोई गरीब नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्रिटिसाइज करती है इस नैरो अप्रोच को कि सिर्फ इनकम से पॉवर्टी को जोड़ा जाए, क्योंकि इनकम एक अकेली ही नहीं है जो कि लोगों की कंडीशंस को या लोगों की लाइफ की रियल कंडीशन को कैप्चर कर पाए। सिर्फ पैसे से किसी की रियल लाइफ को कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो वाई इनकम कंपैरिजन इज इनएडिक्वेट, क्यों ये सही नहीं है कि इनकम से ही कंपेयर किया जाए। पीपल विद सिमिलर इनकम में एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट लिविंग कंडीशन, मतलब सेम पैसे में ही कुछ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है और कुछ लोगों का बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है। तो सिर्फ इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोगों के लिविंग स्टाइल को। जैसे एक फैमिली हेल्थ केयर फ्री एजुकेशन को एक्सेस कर रही है और दूसरी फैमिली सेम इनकम में इन सारी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। अब मान लो किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके पास तो सब कुछ है ना, फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, उनको एजुकेशन मिल रही है। और अगर उन्होंने नहीं ले रखा तो गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहा है, और दूसरी फैमिली सेम इनकम है बट ऐसी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। देयरफॉर इनकम अलोन डज नॉट मेजर द रियल वेलबींग। अब दूसरी फैमिली चाहती ही नहीं है कि उसके बच्चे पढ़ें, ठीक है, काम कर रहे हैं, अनपढ़ रह गए हैं, बीमारी में वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते हैं, तो अपनी कंडीशंस को और सिवियर करते जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी फैमिली के माइंडसेट पर कि एक फैमिली अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाकर रखती है, फ्री की सारी चीज़ों को एक्सेस कर रही है, दूसरी फैमिली चाहती ही नहीं है, बैठी अपने घर में, कोई बात नहीं, जो भी मर्जी हो रहा है। तो इसीलिए इनकम उनके वेलबींग को नहीं दिखा सकता। इसके लिए नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि मार्केट इनकम से नहीं जुड़ी होती, जिसमें क्या है, हाउस होल्ड वर्क, चाइल्ड केयर, मतलब वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, बच्चे की केयर कैसे कर रहे हैं, एल्डरली लोगों की केयर कैसे हो रही है, कम्युनिटी सर्विसेज कैसे मिल रही हैं उनको, सब सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब वो फार्मिंग कर रहे हैं कि
नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कई लोग घरों में ही सब्जियां उगा लेते हैं, अच्छी हेल्दी सब्जियां खा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ फ्यूल एंड वाटर। तो ये सारी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं जिनसे भी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में, बट जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है, इनकम कैलकुलेशन में नहीं आती है, बट इनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है। इनकम पॉवर्टी वर्सेस ह्यूमन पॉवर्टी। अब इनकम पॉवर्टी कौन सी होती है? जो हमें इनकम से दिखाई देती है कि इसका इतनी कमाई है, इसकी इतनी कमाई है, कम कमाई है तो वो गरीब है। ह्यूमन पॉवर्टी क्या होती है? कि इंसानों की अपनी एक्टिविटी। तो इनकम पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ मनी, लो वेजेस, लो परचेजिंग पावर। पैसा नहीं है, दिहाड़ी कम मिल रही है तो परचेजिंग पावर भी कम है, तो ये तो इनकम पॉवर्टी हो गई। ह्यूमन पॉवर्टी क्या है? एजुकेशन ही नहीं ली तो काम ही कैसे करेगा, तो ये ह्यूमन पॉवर्टी हुई। मेल न्यूट्रिशन, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, हेल्थ पुअर हो गई है, एजुकेशन नहीं है, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं अवेल कर रहे हैं, सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब सोसाइटी से बाहर कटे हुए रहते हैं, वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये सारे क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी है। ये सारी चीज़ें अदरवाइज एक फैमिली बिना पैसे के भी ले पा रही है, अगर वो चाहे तो। गवर्नमेंट स्कूल्स में जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सुविधाएं ले, न्यूट्रिशंस का पता होना चाहिए तो हेल्दी चीज़ खाएं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव्ड रखें, पढ़ाई कर लें, क्लीन वाटर को एक्सेस करें, टॉयलेट वगैरह बनवा कर रखें। सरकार सब चीज़ों के लिए पैसा देती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करे कि लड़कों को पढ़ा लिया, लड़कियों को ज़रूरत नहीं है, लड़के को अच्छा खाने को दिया, लड़की को ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से वो अपनी कंडीशंस को सुधार सकते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो आर्ग्यू करती है कि जो गरीबी है उसको समझना चाहिए मल्टी डायमेंशनल मैनर में, ना कि सिर्फ इनकम से उसको जोड़ दिया जाना चाहिए। लिमिटेशंस क्या है? इनइक्वालिटी को इग्नोर कर लेते हैं ऐसे लोग। इग्नोर पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक गवर्नमेंट सर्विसेज फ्री मिल रही है इतनी स्कीम्स के अंदर, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है, मेडिसिन मिल रही हैं। तो पब्लिक अगर सर्विसेज को इग्नोर करेंगे, फ्री, अब महिलाओं के लिए फ्री बस चल रही है दिल्ली में, तो सर्विसेज को लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो इग्नोर कर रहे हैं वो लोग। अनपेड वर्क को इग्नोर कर रहे हैं वहाँ पर, कि वो बहुत अब जैसे लेडीज़ घर में काम करती है, अनपेड वर्क है, बट उससे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव हो जाता है। वो अपने घर को साफ सुथरा रखे, अच्छे सफाई से खाना बनाए, न्यूट्रिशंस दे सबको, तो अनपेड वर्क को इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी को एक्सेस ही नहीं करना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को इग्नोर करना है, मतलब उसमें फंसे ही रहना है। और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, वोट नहीं देंगे, इलेक्शन में खड़े होने का कोई मूड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? गरीबी को बढ़ा रही हैं, डेवलपमेंट को कम कर रही हैं। तो डेवलपमेंट को फोकस करना चाहिए कि पीपल्स को ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है अपनी, सिर्फ इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए, सब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स में भाग भर भर के भाग लेना चाहिए, चाहे इलेक्शन का टाइम हो, चाहे आपको कुछ डिमांड करना हो, कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो ओवरऑल एक पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। सिर्फ इनकम इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं देना है। ग्लोबल सोशल रियलिटी। अब सोशल रियलिटी क्या है पूरे वर्ल्ड में? एसेंशियल्स ऑफ मेल डेवलपमेंट। मेल डेवलपमेंट है, मीन्स डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो इंट्रोड्यूस करती है कॉन्सेप्ट ऑफ मेल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट बेनिफिट्स ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाइल एक्सक्लूडिंग लार्ज पॉपुलेशन। मतलब ऐसी डेवलप, जैसे मेल न्यूट्रिशन होता है कि कुछ न्यूट्रिशन आपको पूरे मिल रहे हैं और कुछ न्यूट्रिशंस की कमी है, वैसे ही मेल डेवलपमेंट क्या होता है कि कुछ लोगों का तो डेवलपमेंट करे और एक बहुत बड़े पार्ट को एक्सक्लूड कर दे।
तो ये मेल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको मतलब अगर एक एक वर्ड का मीनिंग समझ कर चलेंगे तो आपको बहुत मुश्किल नहीं रहेगा कि आप वो पूरा रट के जाओ, पूरा समझो। मेल डेवलपमेंट मीन्स कुछ पोर्शन का डेवलपमेंट हुआ और कुछ का नहीं हुआ। तो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट एक मेजर पार्ट सोसाइटी का वो इससे एक्सक्लूड हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अकेले पॉवर्टी को नहीं हटा सकती है। एक कंट्री जो है रैपिड जीडीपी ग्रोथ है उसकी, बट बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी में हैं, भूखमरी है, जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर है। तो हालांकि उसकी जीडीपी बढ़ रही है। अब जीडीपी तो मुट्ठी भर लोग बढ़ा देते हैं। अब मैं अगर अपने हमारे कंट्री की बात करूं तो अंबानी, अडानी, जिंदल्स, बिरलाज, मित्तल्स जीडीपी की तो ग्रोथ कर रहे हैं, बट आज भी बहुत सारे लोग गरीबी से, भूखमरी से मर रहे हैं। उनके पास काम नहीं है, कंडीशन लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर है। तो ये जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है? मेल डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। सबका होना चाहिए तो सबका नहीं हो रहा। और मेल डेवलपमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बट सोशल जस्टिस नहीं है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, गरीबी एज इट इज रह रही है, एजुकेशन पर सबका इक्वल एक्सेस नहीं है, हेल्थ केयर पुअर है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंट की डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, वहाँ डिग्रेड हो रहा है, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, कोई स्टेट बहुत अमीर है, कोई स्टेट बहुत गरीब है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ जो है कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है और सोशल मार्जिनलाइजेशन है, मतलब सोसाइटी में भी ऐसे लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। तो सिर्फ ग्रोथ पॉवर्टी को क्यों नहीं रोक सकती? इसका रीजन क्या है? ग्रोथ ऑफन बेनिफिट दोज हु ऑलरेडी पोजेसेस। तो ग्रोथ किन लोगों की होती है? जिनके पास क्या क्या होना चाहिए ग्रोथ के लिए? जिनके पास पूंजी हो, जमीनें हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसोर्सिस हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। ग्रोथ इन्हीं लोगों की होती है। जिनके पास ना पैसा है, ना लैंड है, ना वो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं करना जानते, तो ग्रोथ उनकी नहीं होती है। उन तो जो लोग गरीबी में रह रहे हैं उनकी ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी, बट ग्रोथ किसको बेनिफिट दे रही है? जिनके पास ये सब कुछ है। तो पुअर पीपल जो हैं, गरीब लोग जो हैं, फ्रिक्वेंटली क्या है, लैक प्रोडक्टिव एसेट्स, मतलब उनके पास प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं होते जिससे कोई प्रोडक्ट बना सके, कुछ उगा सके, मतलब उनके पास काम करने को लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए वो उनको लिमिटेड बेनिफिट मिलते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन के। चाहे देश की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, बट इस एक्सपेंशन का भी उनको बहुत कम फायदा होता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं ले पाते हैं। सरकार दे रही है, उनको पता नहीं है, सरकार दे रही है, वो पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं है, तो इसीलिए उनका बहुत फायदा नहीं हो पाता। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, या ग्रोथ विदाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें लोग लेते ही नहीं है ग्रोथ को, ड्यू टू एजुकेशन की कमी, ड्यू टू अवेयरनेस की कमी, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने का उनको ध्यान ही नहीं होता। तो इसीलिए जॉबलेस ग्रोथ है। मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, हाईलाइट करती है कि बहुत सारी सोसाइटी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है कि रिसोर्सेज क्या क्या है उनके पास और उनको प्रॉपर यूज कैसे करना है। जैसे ह्यूमन स्किल्स, हर पर्सन के पास कोई ना कोई स्किल होती है, या फिर अपनी स्किल को कहीं काम सीख कर वो बढ़ा भी सकते हैं, बट वो इस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं। वीमेंस के कंट्रीब्यूशन को, वीमेंस घर में इतना काम करती है पर उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लोकल नॉलेज से कुछ नहीं सीखते हैं वो लोग। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, मतलब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी तो थी ना, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं ले पा रहे पर वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से भी कुछ नहीं ले पा रहे। नेचुरल रिसोर्सेज उसको वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर इन सारे रिसोर्सेज का पुअर यूटिलाइजेशन होगा, कम यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या है, अंडर डेवलप्ड रहेंगे।
चाहे कितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो इसके लिए एक एसेंशियल मैसेज क्या है? डेवलपमेंट शुड एम एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए? इनइक्वालिटी को ख़त्म करे, अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाए, सोशल जस्टिस को बनाकर रखे, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करे, उनकी स्किल्स को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, ह्यूमन क्षमता को इम्प्रूव किया जाए। यूनिवर्सल एक्सेस जो है एजुकेशन का, मतलब सबको मिलना चाहिए, हेल्थ केयर का वो उनको मिलना चाहिए और उसको वो एक्सेस भी करें, और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा? पॉलिटिकल इकोनॉमी कंबाइंस पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, इसी से ही हमें डेवलपमेंट पता चलेगी। इंडिया क्या है? एक्सट्रीम कंट्रास्ट है इंडिया में वेल्थ और पॉवर्टी के बीच में। एक्सट्रीम कंट्रास्ट मीन्स दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक पे बहुत पैसा है और एक पे बिल्कुल पैसा नहीं है, बहुत गरीबी है। तो इंडिया में ये दोनों चीज़ दिखाई देती हैं। जो कॉलोनियलिज्म था उसने एक मेजर रोल प्ले किया ग्लोबल इनइक्वालिटी के लिए। ग्लोबल डिवाइड क्या होता है कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स फैक्टर उसको डिसाइड करते हैं। पॉवर्टी सिर्फ इनकम से मेजर नहीं कर सकते, इसमें नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी होंगी जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। ह्यूमन पॉवर्टी में एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटी सबको इंक्लूड किया गया है। अगर ये सब किसी के पास नहीं है तो वो ह्यूमन पावर गरीबी की ओर है, चाहे उसके पास पैसा भी हो। मेल डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इक्विटेबल डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है बट डेवलपमेंट नहीं है सबकी, उसमें सब इंक्लूड नहीं है। तो ये पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये चैप्टर हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये पार्ट 1 था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट क्या कीजिए, ताकि एंगेजमेंट्स बनी रहती है। कुछ बाकी सबके जवाब भी मिलेंगे आपको, मेरा भी जवाब मिलेगा, तो लगेगा कि कुछ लाइव हो रहा है वीडियोस पर, और पढ़ाने में भी और मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।